एक बार आपका घटना चक्र के YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शिक्षक दिवस पर आज हम लोग एक नया टॉपिक, नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ इकोनॉमी वाला सेगमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इकोनॉमी वाले सेगमेंट में घटना चक्र की जो बुक है, ए पॉइंटर जो सामान्य अध्ययन की बुक है, उसमें सारे सब्जेक्ट तो दिए गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें हम लोग आर्थिक एवं सामाजिक विकास को डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने आर्थिक विकास और सतत विकास पे आधारित कुछ जो है फैक्ट को देखा, कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को देखा, ठीक है ना। तो आज हम कृषि एवं संबद्ध चीज़ों को देखने वाले हैं और पूरे डिटेल से कि भाई कृषि किस प्रकार जीडीपी से रिलेट करती है, किन योजनाओं से रिलेट करती है, या फिर उत्पादन के आधार पर कैसे क्या इसका पार्टिसिपेशन है, निर्यात स्तर क्या है, या फिर खाद्य सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इशूज हैं, जैसी सारी चीज़ें आज हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। इसमें आते हैं भाई, तो आज हम लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र ए वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो भी चीजें होंगी उसको हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। पहला वाला आप देख रहे होंगे, कह रहा है कि लघु और सीमांत किसान, दो शब्द दिया है। कह रहा है कि लघु और सीमांत किसान को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रारंभ की गई। पहला तो इसका जो क्वेश्चन का उत्तर होगा वह है 12 सितंबर 2019 होगा। मतलब कि प्रधानमंत्री किसान मानधन जो योजना है वह 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई। लेकिन इसके विषय में सिर्फ इतना ही नहीं जानना है, बल्कि अगर मैं कहूं कि सीमांत किसान कौन होता है, यह है, या फिर लघु किसान कौन होता है, या फिर मध्यम लघु किसान कौन होता है, मध्यम लघु किसान कौन होता है, या फिर मध्यम किसान कौन होता है, या फिर बृहद किसान कौन होता है, तो ये चीजें एक बार पूछी गई हैं। सीमांत किसान वे किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, वे सीमांत किसान कहलाते हैं। वहीं पर जो लघु किसान होते हैं, लघु किसान 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जिनके पास लैंड होती है, वह लघु किसान कहलाते हैं। मध्यम किसान कौन होंगे, तो मध्यम किसान जो होते हैं वह 2 से 4 हेक्टेयर के बीच जो लैंड होगी वह मध्यम किसान कहलाएंगे, वह लघु मध्यम किसान कहलाएंगे। और जो मध्यम किसान होंगे वह 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर की जो लैंड होगी वह मध्यम किसान कहलाएंगे। और जो बृहद किसान होते हैं वह बृहद किसान 10 हेक्टेयर से ऊपर की लैंड वाले या ओनर वाले जो किसान होते हैं उन्हीं को हम बृहद किसान कहते हैं। तो कुल मिला जुलाकर जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है वह केवल बात कर रही है लघु और सीमांत किसानों की। मतलब कि 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास लैंड है उन्हीं के लिए ये योजना है, ठीक ना। क्या योजना है, तो कुल मिला जुलाकर यह योजना कहती क्या है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के जो किसान हैं, सीमांत और लघु किसान, उनके लिए ये योजना है। इनके लिए क्या प्रावधान किया गया है, ये जो वर्ष के ड्यूरेशन के जो किसान है, 18 से 40 वर्ष के किसान, अगर यह 55 से 200 रुपया अपना प्रीमियम भरते हैं प्रति मंथ, मतलब कि हर मंथ 55 से 200 रुपया अपना प्रीमियम भरते हैं, तो 60 साल बाद एक की पॉइंट है, 60 साल बाद प्रति मंथ उनको 3,000 रुपया पेंशन प्राप्त होगी। ये तो पेंशन के उद्देश्य से ना शुरू की गई, तो ये आपका अब जाके पूरा हुआ, ठीक ना भैया। आते हैं दूसरा वाला क्या कह रहा है, तो दूसरा वाला आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मैं आपको बताते चलूं कि वर्ष 2013 में लाया गया था और इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए, जैसे कहा गया कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र की टोटल आबादी होगी उस आबादी का, कुल आबादी का 75% कवर किया जाएगा, ठीक ना भैया। इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जैसे कि यहां पर पोषण, न्यूट्रिशन, लोगों के स्वास्थ्य स्तर को मेंटेन करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया था। तो कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र की टोटल 75% पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा और शहरी क्षेत्र की 50% पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा। इतना, ये तो 2 विशेषता काफी अच्छी, काफी इंपॉर्टेंट विशेषता है। इसके अलावा कहा गया कि जो 18 वर्ष से ऊपर उम्र की कोई भी महिला होगी किसी परिवार में, तो उसको परिवार का मुखिया माना जाएगा। इतना, इसके अलावा इसकी और भी विशेषता है, जैसे कि जो खाद्यान्न होंगे उस खाद्यान्न में जो चावल होगा
वह चावल 3 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। गेहूं जो होगा वह 2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। इसके अलावा जो मोटे अनाज होंगे, मोटे अनाज वो 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। ये अपनी इसकी विशेषता है। और क्या विशेषता इसकी हो सकती है? तो और जो विशेषता इसकी है, यह कहा गया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर ऐसी महिलाएं जो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, उनको 6 माह तक उनके न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाएगा, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। जो बच्चा जन्म लिया हुआ है उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ जो महिलाएं बच्चे पैदा कर चुकी, वे माताएं जो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, उनको मातृत्व लाभ भी दिया जाएगा। कितना मातृत्व लाभ दिया जाएगा? 6,000 रुपया का मातृत्व लाभ दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि सारी चीजें हमने जो है पढ़ लिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में क्या कुछ प्रावधान हो सकता है। एक्चुअली ये 2018 के यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया, आईएएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना दोस्तों? तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जरा देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब में से ट्यूबवेल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? इस सिंचाई की बात कर रहा है। सिंचाई नहरों से की जाती है, ट्यूबवेल से की जाती है, तालाबों से की जाती है, तो तमाम प्रकार से सिंचाई की जाती है। तो ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है? कहां पे? तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। ये काफी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बार बार आने की संभावना बनी रहती है, आया भी हुआ है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है वो जाना जाएगा। अभी हमने बताया कि लघु जोत जाना जाएगा। सीमांत जोत कौन होता है? सीमांत जोत कौन होगा? तो सीमांत कृषक वे कृषक होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होगी। लघु जोत वे होते हैं जिनके पास आपका 1 से 2 के हेक्टेयर के बीच होगी। और लघु मध्यम किसान वे होंगे जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच लैंड होगी। और मध्यम किसान वे किसान होंगे जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर के बीच जमीन होगी। और बृहद किसान वे किसान होंगे जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन होगी। ऐसा कुछ हमको जो है फैक्ट देखने को मिलता है। आपको यह भी बताते चलूं कि जो लघु किसान और सीमांत किसान है, उनकी जो संख्या है वह 86.6% है, सबसे ज्यादा है। और इन लघु और सीमांत किसानों में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या पूछी जाए कहां पे, किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक ना भैया? आई होप इतना फैक्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर क्या कह रहा है? फिर ए वाला लास्ट वाला आपका कह रहा है कि लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी व सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना संदर्भित होता है सामुदायिक विकास से। मतलब कि स्त्री पुरुष किसी कार्य में हिस्सेदारी के रूप में सहयोग के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो उसी को तो सामुदायिक विकास कहा जाता है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कथन उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। ये तो बात सही है, परंतु उत्पादकता कम है। ए भैया, उत्पादन और उत्पादकता में दोनों में अंतर होता है। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन मतलब कि प्रति हेक्टेयर कितना आपने जो है उत्पादन दिया, प्रोडक्शन दिया। लेकिन प्रति हेक्टेयर कितना आपने उत्पादकता दिया। जैसे मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में आपने 100 केजी का उत्पादन दिया, ठीक ना। और अगले ने 1 हेक्टेयर में 500 केजी का उत्पादन दिया। तो यहां पर अगर हम उत्पादकता देखें तो उत्पादकता इसकी ज्यादा होगी। अगर इसको हम ए माने, इसको बी माने, तो ए की उत्पादकता बी की अपेक्षा ज्यादा होगी, ठीक ना। चूंकि 1 हेक्टेयर में 500 उत्पादन कर रहा है केजी और बी जो है 1 हेक्टेयर में 100 ही केजी कर रहा है। तो यहां पे हम उत्पादन देख रहे हैं और उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता का स्तर भी देख रहे हैं कि उत्पादकता जो होगी वह प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वह ज्यादा होता है किसी क्षेत्र में, ठीक ना। तो उसी की बात कर रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भले ही, उत्तर प्रदेश में देखिए ज्यादा क्षेत्रफल कृषि का है तो जायज है कि उत्पादन नो डाउट ज्यादा होगा ही। लेकिन अगर मैं यह कहूं कि अब सवाल यह है कि जितना हम 10 हेक्टेयर में कहीं उत्पादन करते हैं, मान लीजिए 10 हेक्टेयर में 10 केजी उत्पादन करते हैं, वहीं पर अगर 5 हेक्टेयर में हम 10 केजी उत्पादन करें तो इसका उत्पादकता ज्यादा हुई ना,
इसकी उत्पादकता ज्यादा हुई। तो कुल मिला जुलाकर ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की उत्पादकता ज्यादा है सिवाय उत्तर प्रदेश से, ठीक ना। उत्पादन लेकिन उत्तर प्रदेश का ज्यादा है, उत्पादकता महाराष्ट्र की ज्यादा है। तो पहला वाला कथन जो है आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, सरकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, बात सही है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी मिलों के स्थापित होने से उत्पादकता इनकी ज्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्पादकता तब इनकी ज्यादा होती जब यहां की जो लैंड की बात करता कि यहां की जो लैंड है, जमीनें हैं, जो कृषि क्षेत्र है वो उत्पादक है, वो उर्वरक ज्यादा है उत्तर प्रदेश से, तब इसको जो है फुलफिल करता। इसलिए व्याख्या नहीं करता है, ये व्याख्या नहीं करता है, ठीक ना दोस्तों। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ये आपका पूरा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम को लेकर पूछा। ई नाम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक नेशन एग्रीकल्चर मार्केट जो होता है उसी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताते चलूं कि 14 अप्रैल वर्ष 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था ई नाम को। ई नाम एक ऐसा मार्केट होता है कि पूरे ऑल इंडिया के जो एपीएमसी मंडियां होती हैं, एपीएमसी जो कृषि मंडियां होती हैं, सभी पूरे भारत की एपीएमसी मंडियों को जोड़ दिया जाता है। और जब जोड़ दिया जाएगा तो किसान अपने प्रोडक्ट को इसी पोर्टल पर जाकर उसकी खरीद करता है, उसको बेचता है, ठीक ना भैया। इसीलिए कहा जाता है कि किसान को अपने प्रोडक्ट का उचित लाभ मिल जाता है। इसका टैगलाइन ही है उत्तम फसल उत्तम दाम, ये इसकी टैगलाइन ही है, ठीक ना दोस्तों। तो कुल मिला जुलाकर यह कृषि वस्तुओं की सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह कृषकों हेतु सर्व राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ करवाता है। इसमें अनेक उत्पादन की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। कुल मिला जुलाकर जिनका जैसा उत्पादन होगा, जैसा उत्पादन की गुणवत्ता होगी, उसी के हिसाब से उनको कीमत मिलेगी, ठीक ना। तो ये उत्तम फसल, उत्तम जो है कीमत कह सकते हैं या उत्तम दाम कह सकते हैं, इसकी टैगलाइन है। ये आपका ई नाम था। राष्ट्रव्यापी मृदा कार्ड योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। इसको प्रारंभ करने का सबसे प्रमुख जो कारण था वह उर्वरकों की मात्रा को कम करना था। आपको मैं बताते चलूं कि जब जो है हरित क्रांति लाई गई 1967-68 में स्वामीनाथन के सहयोग से, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे क्षेत्रों में हरित क्रांति लागू हुई तो वहां पर देखा गया कि रसायनों की बड़ी मात्रा में जो है वहां पे प्रयोग हुआ। रसायनों के प्रयोग से आपको पता होना चाहिए कि मृदा की जो उत्पादकता होती है वो कम हो जाती है। मृदा जब उत्पादकता कम हो जाएगी तो उत्पादन भी तो कम होगा ना। तो जायज है कि इसी को दूर करने के लिए, मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए, उर्वरक की मात्रा को कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, ताकि उत्पादन भी बढ़ सके और कृषकों का जो क्षेत्र है वह बेहतर हो सके। आपको मैं बता दूं कि इसकी जो थीम है, इसकी थीम स्वस्थ धारा खेत हरा इसकी थीम भी है, ठीक ना। तो ये जो है कृषि भूमि में उर्वरों की अति उपभोग को रोकना, इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था एक प्रकार से। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने के लिए अपनाया गया मध्यस्थों की समाप्ति। जो मीडिएटर थे, आपने जो है जमींदारी उन्मूलन पढ़ा होगा, आपने रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ा होगा, आपने महलवाड़ी व्यवस्था पढ़ा होगा, जो अंग्रेजों के समय थे। तो उनके जो है मध्यस्थों की जो भूमिका थी, कहीं न कहीं जो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शोषण करते थे, उनको समाप्त किया गया, ठीक ना। भू सुधार, ये भूधृत सुधार या भू सुधार, आप 9वीं अनुसूची जब पढ़ेंगे, 9वीं अनुसूची अनुच्छेद 31B के सहयोग से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, खासकर भू सुधार के लिए ही। और कहा गया कि 9वीं अनुसूची में संसद के द्वारा जो भी कानून भू सुधार के लिए और जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाएंगे, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक ना भैया। खैर, आपको यह भी बताते चलूं कि आईआर कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु का एक मामला आता है वर्ष 2007 में। तो इसमें खैर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून शामिल किए जाते हैं तो वह 24
24 अप्रैल 1973 के बाद न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आ जाएंगे। ठीक ना, यह देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कहीं संसद के द्वारा जो भी कानून इंक्लूड किए गए हैं 9वीं अनुसूची में भू सुधार के लिए, कहीं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं वायलेट कर रहे हैं। तो ऐसा IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु का मामला। देखिए, मैं इकोनॉमी पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटी में थोड़ा सा अटैच कर दिया, तो ऐसा ही कोरिलेशन बना के पढ़ना मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेहतर होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जोत निरंतर घट रहा है। अभी आपको मैं एक डाटा बताया कि भैया जो सीमांत और कृषक जो किसान हैं 86.6% हैं। तो जायज है कि उनकी जो है लैंड ज्यादा है, उनकी लैंड कम है लेकिन उनकी संख्या ज्यादा है। संख्या ज्यादा होने के कारण जो जोत का आकार है वो धीरे धीरे घट रहा है। पहले देखिए ना, एक ही परिवार हुआ करता था, बाद में परिवार का डिवाइडेशन हुआ, बच्चे हुए, फिर उनका विभाजन हुआ। तो जायज है कि जिनके पास 10 बीघे जमीनें हुआ करती थी वो धीरे धीरे कम होकर आज 1 बीघे या उससे भी कम जो है जमीनें बची हुई हैं। ठीक ना। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 कॉफी उत्पादक देशों का अवरोही क्रम, एक आरोही होता है, एक अवरोही होता है, अवरोही क्रम। तो इसका ब्राजील सबसे नंबर 1 उत्पादन पे है। फर्स्ट उत्पादन पे अगर हम देखें तो फर्स्ट उत्पादन पे जो कॉफी का उत्पादन देता है वह ब्राजील देता है, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया, फिर इथियोपिया देता है। इथियोपिया कहां भैया, तो थोड़ा सा मैसेज करके आप बताइएगा, ठीक ना, कमेंट करके बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय हैं। क्या उपाय हो सकता है कि अगर कृषि में उत्पादन बढ़ाया जाए, उत्पादकता बढ़ाई जाए, अगर प्रोडक्शन बढ़ाने के क्या कारण हो सकते हैं? सिंचाई बेहतर होनी चाहिए, तकनीकें बेहतर होनी चाहिए, ये सब सारी चीजें जोड़िए ना। और इसके अलावा गुणवत्ता युक्त बीज होना चाहिए, तो कुशल सिंचाई होनी चाहिए, गुणवत्ता युक्त बीज होना चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग होना चाहिए, उर्वरकों का प्रयोग होना चाहिए। जायज है कि इससे नो डाउट प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादन या उत्पादकता जो है वो अपने आप राइज कर जाएगी। ठीक ना भैया। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या क्या है? एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, दूसरा उर्वरक के गुण नियंत्रण प्रयोगशाला है, तीसरा है कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला तथा कृषि अभियांत्रिकी आदि। ये सब सारी चीजें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल की गई हैं। ठीक ना भैया। फिर शहतूत रेशम का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको मैं बताते चलूं कि ना सिर्फ शहतूत, अगर खाली का खाली रेशम उत्पादन को पूछे तो पूरे रेशम के उत्पादन में आपका पहले स्थान पर, फर्स्ट स्थान पर कर्नाटका होगा। ठीक ना भैया। खैर, मैं आपको यह भी बताते चलूं कि भारत में सिर्फ शहतूत ही उत्पादन नहीं होता है, शहतूत के कई प्रकार उत्पादन होते हैं। जैसे शहतूत का एक ईरी उत्पादन होता है, शहतूत का एक प्रकार होता है मूंगा, शहतूत का एक प्रकार होता है तसर। ये सब जो है रेशम के प्रकार हैं। शहतूत भी एक प्रकार का रेशम है। ठीक ना। तो अगर ईरी और मूंगा रेशम की बात की जाए तो ये असम वाले क्षेत्रों में ज्यादा उगता है, इसका उत्पादन होता है। वहीं जो तसर रेशम है, इस तसर रेशम का जो उत्पादन है वह झारखंड में होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर पूछेगा तो कर्नाटक को लेकर पूछता है, लेकिन अगर यहां से भी पूछ लेगा तो आई होप क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक ना भैया। फिर आते हैं, देखिए इसको उसी वक्त आप डाउनलोड कर लिया करिए, क्योंकि मैं स्किप कर देता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, मेरी गंदी आदत है। ठीक ना भैया। तो खैर आ जाइए आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए भैया। ठीक है। विश्व में रेशम एक देखिए ऊपर भी है, एक नीचे भी है। एक गाना है ना कि रेशम का रूमालदा। तो विश्व में रेशम का उत्पादन, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। भारत है दूसरे स्थान पर है। ठीक ना। इकोनॉमी सर्वे जो आर्थिक समीक्षा है 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2021-22 के फर्स्ट में भारत के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जीवीए ग्रास वैल्यू एडेड, ये क्या होता है? तो ये जीडीपी से थोड़ा सा भिन्न होता है।
इसमें अगर हम देखें कृषि की भूमिका कितनी होती है, इसमें उद्योग क्षेत्र की भूमिका कितनी होती है, इसमें सेवा क्षेत्र की भूमिका कितनी होती है। आपसे तो केवल का केवल एग्रीकल्चर का पूछा है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। मैं आपको उद्योग और सेवा क्षेत्र इन दोनों का भी बताऊंगा। तो जो कृषि क्षेत्र का है यह 18.8% है, 18.8% है, ये आप नोट डाउन करिएगा। उद्योग क्षेत्र की जो भूमिका है वह उद्योग क्षेत्र की भूमिका 28.2% है, इसको भी नोट डाउन करिएगा जीवीए में। फिर सबसे ज्यादा अगर देखें जीवीए में पार्टिसिपेशन योगदान सबसे ज्यादा तो 53% है, 53% है जीवीए में योगदान सेवा क्षेत्र का, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। ठीक ना भैया, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप यार, फिर मुझे लग रहा है कि आपको नोट डाउन उसी वक्त कर लेना चाहिए। इसको घटना चक्र वाली आप पॉइंटर वाली बुक सामान्य अध्ययन की उसको जरूर लें, और उसमें क्या है कि जहां पर भी कुछ आपको लिखना है तो तुरंत जो है हैंड राइटिंग में अपने लिख लीजिए। ठीक ना भैया, तो खैर ये आपका 18.8% कृषि का, बाकी उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का इसको भी बता दिया। लेकिन एक अच्छा इंटरेस्टेड पॉइंट आपको बताऊं कि सोचिए ना कि जीवीए में मात्र 18.8% का ही भूमिका है, लेकिन यहां पर जो पॉपुलेशन है 55% पॉपुलेशन कृषि क्षेत्र पर डिपेंडेबल है। बहुत स्थिति खराब है। आते हैं नेक्स्ट, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है 55%। अभी हमने बताया ये क्वेश्चन कि 55% कृषि पर डिपेंडेंसी है। विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा प्रदान करता है व्यक्ति और राज्य दोनों को। ये देखिए मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था से है। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था एक देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें भौतिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। ठीक ना भैया, और राज्य क्या करता है कि इन्हीं भौतिक संसाधनों को अपनी जो जनता होती है, अपने जो नागरिक होते हैं उन नागरिकों में सम वितरण करवाता है, सम वितरण करवाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भौतिक संसाधन होते हैं, इन भौतिक संसाधनों पर जो नियंत्रण होगा वो निजी क्षेत्रों का होगा। यहां की अर्थव्यवस्था जो है वह बाजार प्रणाली पर आधारित होगी। यहां की अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति पर आधारित होगी, मांग और पूर्ति पर आधारित होगी। यहां की अर्थव्यवस्था लाभ पर आधारित होगी। ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन जब हम समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तथ्यों को मिला देते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मतलब कि समाज में राज्य नियंत्रण करता था तो राज्य को दे दिया, और पूंजीवादी में व्यक्ति नियंत्रण, मतलब कि जो है निजी क्षेत्र निवेश करता था, नियंत्रण करता था, तो यहां व्यक्ति दे दिया। तो व्यक्ति और राज्य दोनों का मतलब कि यहां पर मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को ए डिनोट कर रहा है। ठीक ना, भारतीय जो है मॉडल को सुरक्षा प्रदान करता है। ए आपका चाहे मिश्रित कहें चाहे ए करें, व्यक्ति या राज्य दोनों का। आर्थिक नियोजन के युग में प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। पहले सारी चीजें जो है कृषि, जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि था। पूरी 100% लगभग जनता जो है कृषि क्षेत्रों में इन्वॉल्व थी। तो जायज है कि अर्थव्यवस्था का एक ही आधार था, तो जीडीपी में जो भूमिका थी वो ज्यादातर कृषि की ही थी। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, स्वास्थ्य बढ़ा, तकनीकी शिक्षाएं बढ़ी, जागरूकता बढ़ी, अटैचमेंट बढ़ा, या फिर कहें कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का दौर आया, तो ऐसे में उद्योग क्षेत्र अपने आप आया, सेवा क्षेत्र अपने आप आया। सो जायज है कि कृषि क्षेत्र का निरंतर स्तर गिरेगा ही। अभी मैंने बताया कि जो जीबीए है, जीबीए में महज 18.8% की योगदान कृषि क्षेत्र का है। वहीं पर आप देखेंगे 28.2% उद्योग क्षेत्र का और 53% जो है ये सेवा क्षेत्र का है। तो जायज है कि इनका निरंतर जो है इनका पार्टिसिपेशन जीडीपी में लगातार गिरता रहा है कृषि क्षेत्र का। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और चरण सिंह तथा अबुल कलाम आजाद में से सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। ये बोल रहा नहीं थे, तो चरण सिंह नहीं थे। ठीक ना भैया, तो कृषि के लिए खैर चरण सिंह ने काफी ज्यादा योगदान दिया है, काफी ज्यादा। शायद 23 दिसंबर या किस डेट को कृषि दिवस, जो भी थोड़ा सा कमेंट करिएगा, उसको दिवस मनाया जाता है। सहकारी कृषि क्या होता है? सहकारी कृषि मतलब कि जो सीमांत कृषक होते हैं और जो लघु कृषक होते हैं,
जो लघु कृषक होते हैं, ये अपनी भूमियों को जब मिला करके आपस में एक विस्तृत लैंड प्राप्त करके खेती करते हैं तो उसी को सहकारी कृषि कहा जाता है। मतलब कि इनकी छोटी छोटी लैंड होगी ना, इन्हीं छोटी छोटी लैंडों को, जमीनों को जब आपस में मिला लेते हैं तो एक बड़ा भूभाग हो जाता है और बड़े भूभाग पर एग्रीकल्चर करना आसान होता है, इसीलिए इसको हम जो है सहकारी कृषि कहते हैं। ठीक है भैया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, फसलीय योजना में से भारत में भू सुधार का हिस्सा नहीं है। भारत में भू सुधार, भूमि सुधार में आप पढ़ेंगे तो पहली बात जमींदारी उन्मूलन भी किया गया था। जोतों के आकार की अधिकतम सीमा, हदबंदी का नाम सुना है आपने? जोतों के आकार की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया था, हदबंदी। चकबंदी होता है, एक हदबंदी होता है। चकबंदी में क्या होता है कि छोटी छोटी, मान लीजिए कि हमारी 10 जगह छोटी छोटी लैंड है, तो उसको सरकार के द्वारा जब हमको एक ही जगह जो है पूरी लैंड दे दी जाती है तो ऐसी, इसको जो है चकबंदी कहा जाए। हदबंदी, हमारे पास ज्यादा कृषि है तो एक सीमा तक ही हमको कृषि दी जाएगी, बाकी जो है उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन करके दूसरे लोगों में जिनके पास एग्रीकल्चर नहीं है उनको दे दिया गया। तो ऐसी जो है हदबंदी थी, ठीक ना। इसके अलावा जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, वही हदबंदी। काश्तकारी सुधार, काश्तकारी क्या होता है मैं आपको बताते चलूं कि जैसे मान लीजिए कि गांव में कहा जाता है अधिया पे हमने खेती दे दिया, अधिया पे। सुनना जरा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 10 बीघा खेत है, 10 बीघा नहीं, हमारे पास 1 बीघा से भी कम है, 10 बीघा अगर हमारे पास मान लीजिए खेत है और हमने अपने पड़ोसी से कह दिया कि भैया एक काम करिए, हमारा खेत आप जोता करिए, ठीक ना भैया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं काश्तकारी सुधार के अंतर्गत आता है, इनके ऊपर अधिनियम और कानून बनाए गए हैं, सो यह भी कहीं ना कहीं होगा, ठीक ना। बहुफसलीय योजना, ये आपका जो है भू सुधार के अंतर्गत नहीं होता है। तो सारी चीजें, ज्यादातर जो सेगमेंट है वो 9वीं अनुसूची अनुच्छेद जब आप 31B पढ़ेंगे तो वहां से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक ना भैया। तो ये सब सारी चीजें आप जो है कोरिलेट करके पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर आते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार देश में गेहूं उत्पादन 2020-21 की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब, ए आपको लेकर चलना है, ठीक ना, अवरोही क्रम में। तो इसको आप श्रेणी जरूर याद रखें। भारत में फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना आपको मैं बताऊं कि फसल बीमा योजना 1985, नहीं भैया 1985 राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना ठीक है 1985 में प्रारंभ की गई थी। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई 1999-2000 में। अच्छा, जब ये लागू की गई थी तो ये रबी के फसल के साथ लागू की गई थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। खैर, इसको जो है वर्ष 2004-05 में खरीफ की फसल के साथ स्टार्ट कर दिया जाता है, इतना। फिर क्या है, फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ की फसल पर लागू किया गया। ये देखिए फिर क्वेश्चन दे दिया 2004-05, जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो 1999-2000 में प्रारंभ की गई थी, किसके साथ? रबी की फसल के साथ। अब 2004-05 का जो बजट जारी किया जाता है उसमें खरीफ की फसल को भी शामिल कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में बही खाता योजना, ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, कब? 1992 में, ठीक ना भैया। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? दिल्ली में है, इसको नोट डाउन करिएगा आप। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया, 15 जलवायु प्रदेशों में, ठीक ना। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का पूछे तो क्या करेंगे कि 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को। एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में प्रारंभ किया गया, ये तो दिया गया है 10वीं योजना के दौरान। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन है इसमें बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, शस्योत्तर व्यवस्था करना तथा मानव संसाधन का विकास करना, ये जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक ना भैया। फिर गन्ने की उचित एवं लाभकारी कीमत, एफआरपी फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस इसको कहा जाता है, ठीक ना भैया। तो इसको आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो जो है करती है,
देखिए 22 फसलों की एमएसपी जारी की जाती है, 22 फसलों की एमएसपी जारी की जाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसे कहा जाता है। इसको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जारी किया जाता है 22 फसलों का। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आ भी गया। CACP वर्तमान में अंतर्गत करता है, कुल 22 फसलों का जो है एमएसपी जारी करता है कुल मिला जुलाकर। अभी मैं आपको बताऊं कि 22 फसलों में जैसे कि 7 जो फसलें हैं, यह 7 फसलें खाद्यान्न फसलें होती हैं। इसको नोट डाउन करिए। 7 जो फसलें हैं यह तिलहनी फसलें और 5 फसलें जो हैं यह दलहनी फसलें हैं। इसके अलावा 3 फसल और है, एक कपास है, एक नारियल है और एक पटसन है। इसको भी नोट डाउन करिए। तो ये 22 टोटल फसलें हैं। 22 फसलों की एमएसपी जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जारी की जाती है। उचित एवं लाभकारी जो मूल्य होता है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा गणने के लिए जारी किया जाता है, FRP। ठीक ना भैया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया वर्ष 2007-8 में। नेक्स्ट, अक्टूबर 2007 में प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य एक तो धान, गेहूं, दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी, मृदा उत्पादकता, उर्वरता का संरक्षण, खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना ताकि किसानों का आत्मविश्वास पैदा हो सके। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है नोट डाउन करिएगा। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि में ऋणात्मक विकास दर्ज की गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1961 से लेकर 1966। आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा काल था जहां पर इंडिया चाइना वार भी होता है, जहां पर इंडिया पाकिस्तान वार भी होता है, जहां पर 1966 जैसे भयंकर सूखा देखने को मिलते हैं। तो जायज है कि जो एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट होगा वो अपने आप उसका जो है डेवलपमेंट का जो स्तर है वो डाउन हो जाएगा। इतना डाउन हो गया कि ऋणात्मक में चला गया। और ऋणात्मक में कितना गया? -0.73%, इतना जो है ऋणात्मक गया था। ठीक ना भैया। खैर, नीली क्रांति किससे है? मत्स्य उत्पादन से, ये तो आप जानते ही होंगे। पीली क्रांति किससे है? तो जो सरसों तेल वगैरह होता है उससे है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलांग हैं। अगर भारत में कहा जाए तो भारत में एम एस स्वामीनाथन है। ठीक ना भैया। तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर है। पंतनगर विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यही ऑपरेशन फ्लड दूसरा भी है, दूध आपूर्ति। फिर हरित क्रांति भारत के सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन से हैं? पंजाब भी है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसको तो अभी मैंने बताया। अच्छा, हरित क्रांति की जो प्रमुख फसल थी वो कौन सी थी? गेहूं थी। कब शुरू किया गया? 1967-68 में। 1967-68 में किसके प्रयासों से? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से। तो इतना कुछ फैक्ट आपको दिखाई देगा। फिर प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित है क्या भैया? जरा इसको सुनना। द्वितीय हरित क्रांति भारतीय कृषकों की सार्वभौमिक या ग्लोबल कृषि व्यापार में सहभागिता, मतलब कि जो ग्लोबल व्यापार हो रहा है एग्रीकल्चर का, उसमें जो है कृषकों की बेहतर सहभागिता सुनिश्चित हो, ऐसा कुछ जो है उद्देश्य या शामिल किया गया द्वितीय हरित क्रांति में। फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षतिपूर्ति कम से कम करना तथा फसलों के भंडार में सुधार करना, ये चीजें सारी सम्मिलित की गई है द्वितीय हरित क्रांति। कृषि करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है जैविक खेती कहलाती है। जैविक खेती में उर्वरकों का प्रयोग हम कब करते हैं? रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हैं। जो गोबर की खाद होती है, जो कंपोस्ट खाद होती है, जो जैविक खाद होती है अपने गाँव घर में, उसी का प्रयोग करके हम जब कृषि का उत्पादन करते हैं वही तो जैविक कृषि कहलाती है ना भैया। आते हैं फिर कह रहा है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। आत्मनिर्भरता तो प्राप्ति हो रही है। हम अफगानिस्तान को बेच रहे हैं, हम टर्की को दे रहे हैं, हम जो है यूरोप को दे रहे हैं, तो जायज है कि आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है।
अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता, तो सही बात नहीं करता, तो दोनों चीजें सही हैं और फुलफिल भी व्याख्या भी कर रहा है, क्या दिक्कत है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन जो निफेड है वह किससे संबंधित है, कृषि मार्केटिंग से है या कृषि विपणन से कह सकते हैं। देखिए नेफेड जो था, अब इसको बता दूं थोड़ा सा, 2 अक्टूबर 1958 को ये स्थापित हुआ और यहां पर जो कृषि उत्पाद होते हैं उन कृषि उत्पादों को सहकारी विपणन के माध्यम से बढ़ावा देना ताकि किसानों की आमदनी बेहतर हो सके, किसानों को लाभ हो सके, इसको हम जो है एक प्रकार से नेफेड के माध्यम से देखते हैं। नेफेड का एक और काम है, जैसे अंतरराज्यीय व्यापार करवाना किसी उत्पादों का, जैसे उत्तर प्रदेश का बिहार के साथ या जो है अनदर स्टेट के साथ। इसके अलावा आयात निर्यात को भी बढ़ावा देना, जैसे कि जो है भारत का जो प्रोडक्ट दूसरे देशों में जा रहा है, ऐसा कुछ, ठीक ना भैया। फिर भारत में कृषि वित्त के स्रोतों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया, एक संस्थागत और एक गैर संस्थागत। संस्थागत में वे आते हैं जैसे जब हम बैंकों से लोन लेते हैं, जैसे सहकारी बैंकों से, ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों से, तो वो जो संस्थागत। वहीं गैर संस्थागत स्रोत कौन कौन से होंगे, जैसे महाजन से कोई जो है ऋण ले लिया, या फिर दुकानदार से ऋण ले लिया, रिश्तेदार से ले लिया, तो गैर संस्थागत ऋण हो जाएगा, ठीक ना। इसको आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर कह रहा है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंकों के द्वारा, दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाता है इससे। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत कहां से, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो है साख का सृजन करते हैं, जो है अपने लोगों का खाता खोलते हैं और उनकी जमाएं स्वीकार करते हैं तथा उनको ऋण देने का काम करते हैं, ऐसे बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। भारत में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाई है। क्या कथन का तात्पर्य क्या है, ये देखिए, भारत खाद्यान्न सुरक्षा तो प्राप्त कर ली, ये तो आपने ऊपर ही पढ़ा, लेकिन पारिवारिक जो सुरक्षा है, पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त कर पाई है। पारिवारिक सुरक्षा इसलिए जब भुखमरी सूचकांक जारी किया जाता है तो भारत एकदम भुखमरी के कागार पर दिखाई पड़ता है। तो कहीं न कहीं हमारे पास भंडारण तो है, लेकिन उस भंडारण का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए शायद उतने अच्छे पैमाने पर नहीं हो पाया है, इसीलिए हम कहते हैं कि पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाया है। स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों में उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है, गरीबी भी इसका कारण मान सकते हैं, ठीक ना भैया। खैर, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए प्रभावी कारण एक ग्रामीण निर्धनता। जायज है कि ग्रामीण निर्धनता, बेचारे के पास पैसे नहीं है, कहां से जोतेगा, कहां से तकनीकों को लाएगा, जायज है कि इसीलिए एग्रीकल्चर भी जो है पिछड़ा हुआ है। बजट 2022-23 के अनुसार खाद्यान्न पर दिया जाने वाला अनुदान कितना, 2,06,831 करोड़ रुपया, ऐसा 58.16% है करीब। फिर क्या कह रहा है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का उद्देश्य। देखिए, CACP का प्रमुख जो उद्देश्य होता है, MSP चूंकि जारी करता है, और MSP मतलब कि जो है किसानों को एक जो है ऐसा प्राइस दे दिया जाता है ताकि जो है कितना भी उत्पादन हो जाए, मार्केट प्राइस क्या है क्या नहीं है, विशेष उसके ऊपर इंपैक्ट ना पड़े, मतलब एक सुरक्षा देता है। तो कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण इससे होता है। कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित तथा लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तु बड़े उचित दरों पर उपलब्ध करवा सके, उनके हितों की रक्षा करना, ये सभी इसका उद्देश्य है, ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। ये तो कृषि मूल्यों पर स्थिरता, दूसरा कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, और तीसरा है कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। ये सभी पॉइंट्स होंगे इसमें। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP की बात कर रहा है, MSP की बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कथन है यह किसानों को पैदावार के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करते हुए खाद्य सुरक्षा मिशन सहायता प्रदान करता है। देखिए क्या होता है कि सरकार जो होती है, सरकार MSP के तहत हमारे किसानों से जो है प्रोडक्ट खरीदती है, ठीक ना। फिर जो प्रोडक्ट खरीदेगी तो वही तो जो है कहीं न कहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत हमको वितरित करती है, ठीक ना भैया। तो ये आपका पूरा था। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई।
मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है उसको अधिप्राप्ति मूल्य या प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं। अब देखिए एमएसपी पर जारी होने लगा, जब एमएसपी नहीं जारी किया जाता था तो प्रोक्योरमेंट प्राइस हम कहते थे, क्वेश्चन आता था, लेकिन अब अप्रासंगिक हो गया है, ठीक है ना। अब जो है एमएसपी पर ही वो खरीद लेती है तो प्रोक्योरमेंट का कोई जारी करने का इशूज नहीं उठता। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पे है? वाराणसी में। वाराणसी अपने उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य तो कर्नाटक है। सुनहले चावल ए, गोल्डन राइस, विटामिन ए इसमें पाया जाता है, ए रेटिनाल, ठीक ना भैया। 13 जनवरी 2016 को घोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमाकृत करती है चक्रवात, गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई के उपरांत घाटे को। फिर क्या है? खरीफ 2007 मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। कहां पे? कर्नाटक में लागू की गई थी। विश्व में एकमात्र देश जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार का उत्पादन करता है, भारत ही। ईरी हमने बताया, तसर बताया, शहतूत बताया, मूंगा बताया, तो ये तो भारत ही करता है ना। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, मतलब कि 1 हेक्टेयर में 5 लोग जितने 2 लोग अगर काम कर सकते हैं तो उसी में 10 लोग लगे हैं। सीमांत उत्पादकता एकदम 0 है। 1% बेरोजगारी, जोत का आकार छोटा होना तो सभी कारण है। फिर क्या कह रहा है कि भारत की काली मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है कपास के लिए। एक क्वेश्चन बार बार आया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, तो राष्ट्रीय आय, रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति के लिए इसका इंपॉर्टेंस कहीं न कहीं है, ठीक ना भैया। फिर क्या है कि भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्रों की कुल जो है संख्या कितना है? 9 है। जो जलवायु विभाजन किया गया है उत्तर प्रदेश में 9, तो पहले मैंने बता दिया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये 1977 में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। उपर्युक्त कथनों में सभी कथन सही हैं, ठीक ना। खैर, हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से, एक क्वेश्चन आया था पीसीएस में। फिर राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है, ये निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से है। ध्यान में रखिएगा भैया, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, ये 2008 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। फिर भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया गया 1998-99 में, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त एवं समानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी, ये हमने बताया, ठीक है ना। फिर क्या है? किसान केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहां पे? मैसूरू में है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। फिर क्या है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम लोग इंडस्ट्री वाला क्षेत्र देखेंगे। आज हमने कृषि एवं संबद्ध पूरा क्षेत्र देखा। थैंक यू सो मच। और कल हम लोग इंडस्ट्री वाला पूरा क्षेत्र देखेंगे, ठीक ना भैया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब घटना चक्र के बुक को लेकर जैसे पॉइंट डिस्क्राइब किए गए हैं वैसा आप नोट डाउन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।